हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, एमबीए फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर और मैं साथ में सीएफए भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूँ और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा और साथ ही साथ रिविजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे। तो बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल कॉमर्स मैथ्स बाय एजीआई में। हेलो बच्चों, हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसके 3 लेक्चर्स देखे हैं और ये उसी सीरीज में लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। हमने मेन जो चीज़ें अभी तक देखी हैं, प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी, प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट समझा, उसका एप्लीकेशन समझा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखे। फिर हम लोगों ने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट के कंसेप्ट देखे, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखा और उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरा डिस्कस किया, जिसमें कि हम लोगों ने उसका शेड्यूल, ग्राफ, स्टेटमेंट, अजम्पशन और रीजंस सब देखा। अब फाइनली कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो बचते हैं आज हम वो कवर करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक इम्प्रूवमेंट है इस लॉ का, उसी का थोड़ा सा वेरिएशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, ये सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात कर रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर नेगेटिव होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट में सिर्फ सेकेंड और थर्ड फेजेस की बात होती है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट के बढ़ने की बात नहीं है इसमें। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे वेरिएबल इनपुट बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है। देखिए, वेरिएबल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है बट ओनली एट ए डिक्रीजिंग स्पीड। ऐसा नहीं कि पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो बढ़ रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग पेस। और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम हो रहा है पहले यूनिट से ही। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखा था कि इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, फिर कम होना शुरू हुआ था। यहाँ पे वो पहली यूनिट के बाद से ही कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन देखें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट कंसीडर्स ओनली द फॉलोइंग फेजेस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इट सेज दैट इफ वी कीप इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इनपुट विद अदर इनपुट्स फिक्स्ड, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। इंक्रीजिंग वाली बात नहीं है, यहाँ सिर्फ फॉलिंग फेजेस दिखाए हैं। इसको हम एक शेड्यूल भी देख सकते हैं, शेड्यूल हमने देख लिया। उसी को हम अगर ग्राफ पे दिखाएंगे तो यहाँ देखिए सर राइजिंग फेज नहीं है, सिर्फ फॉलिंग कर्व है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि टोटल प्रोडक्ट में कैसे वेरिएशन होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट में कैसे वेरिएशन होता है। पर ये एक सेपरेट कंसेप्ट भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। तो एक बार ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। हमने कई बार देख लिया, डिस्कस कर लिया इस चीज को कि पहले फेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, ठीक है, और उसके बाद डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है। इनिशियली 0 से 10 हुआ, 10 से सीधा 30, मतलब 10 मार्जिनल प्रोडक्ट पहले 20 हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे तो 20 का डिफरेंस है, यहाँ लेकिन सिर्फ 15 का डिफरेंस है। बढ़ा तो 30 से 45 तो हुआ, पर उस स्पीड से नहीं बढ़ा जैसे कि यहाँ पे बढ़ा था। 10 से सीधा 30, लेकिन 30 से फिर ये 45 स्लो स्पीड पे और स्लो हो गई स्पीड। 45 से 52 बढ़ा तो, पर स्पीड और कम हो गई। तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग
पहले एट अ इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, और मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और फिर नेगेटिव हो रहा है। यही चीज हम ग्राफ में देख लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, जहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। फिर ये टोटल प्रोडक्ट जहां पे मैक्सिमम होता है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कोई एडिशन ही नहीं हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब जीरो है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, एंड टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। इसी को अगर हमें लिखना हो तो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे यहाँ तक। उसके बाद व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। इसके बाद मैंने जो बताया 30 से 45, 45 से 52, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। 20 से 15, 15 से 7। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो, टोटल प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, ऑब्वियसली जब वो नेगेटिव हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट को गिरा रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो गया। अभी तक बढ़ रहा था, यहाँ कांस्टेंट हो गया और यहाँ गिरना शुरू हो गया, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। तो उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तीन चीजें, शेड्यूल, ग्राफ और इसका डिस्क्रिप्शन मिला के हम लोग का ये टॉपिक हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ये नई चीज है, ये अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी है। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तो हमने बहुत डिस्कस किया लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन में, पर मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट साथ में हमने ऐसे डिस्कस नहीं है कि इनमें रिलेशन क्या है। तो उसी शेड्यूल को एक हमने कॉलम और बढ़ा दिया, उसमें एवरेज प्रोडक्ट ऐड कर दिया। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ टोटल प्रोडक्ट 10 है, लेबर की यूनिट 1 है, तो 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 30 है टोटल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ लेबर 2 है, तो पर यूनिट आउटपुट कितना है? 30 अपॉन 2 15। तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन n गिव्स एवरेज प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि नेक्स्ट यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल प्रोडक्ट इस यूनिट का माइनस टोटल प्रोडक्ट इससे पहली वाली यूनिट का, तो 20, दिस माइनस दिस 15, दिस माइनस दिस 7, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। और एवरेज प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ लेबर और नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? बहुत सिंपल है, जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से जब तक ज्यादा है, तब तक एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ही है जो एवरेज प्रोडक्ट को ड्रैग कर रहा है अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है तो एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है तो एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम। इसके बाद यहाँ के बाद क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट जब एवरेज प्रोडक्ट से कम है तो एवरेज प्रोडक्ट को वो नीचे ड्रैग करेगा, तो यहां से एवरेज प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाता है। कब? जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम हो जाए। यहाँ पे गिर तो यहाँ भी रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, उससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से अगर कम हो जाता है तो वो एवरेज प्रोडक्ट को ड्रैग करना शुरू कर देता है, एवरेज प्रोडक्ट नीचे होना शुरू हो जाता है। और दोनों नीचे, इसके बाद से दोनों नीचे ही जा रहे हैं, बट मार्जिनल प्रोडक्ट स्टीप फॉल होता है और एवरेज प्रोडक्ट में थोड़ा लेस फॉल होता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ही है जो एवरेज प्रोडक्ट को ड्रैग कर रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी चला गया, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, टोटल प्रोडक्ट कम तो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिमिलरली एवरेज प्रोडक्ट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। तो यही हमने यहाँ सम अप किया है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट देन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस। ठीक है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट।
यहाँ इक्वल हो गया, तो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से गिरना शुरू। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एपी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, देन एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स। ठीक है, thereafter both AP and MP fall, but MP becomes negative whereas average product remains positive. तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पे आके हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट पूरा होता है। एक फाइनल टॉपिक है जिसको और देख लेते हैं, फिर हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। तो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें कि एक वेरिएबल इनपुट कम ज्यादा हो रहा था, उससे आउटपुट का वेरिएशन देख रहे थे, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स थे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम मानते हैं कि कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में, अभी तक हमने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस नहीं किया था, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो अब हम वो एस्पेक्ट देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एक फैक्टर में चेंज करते हैं तो उसके रिटर्न्स कैसे आते हैं। यहां है रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि यहां सारे फैक्टर्स, सारे इनपुट्स को साइमल्टेनियसली हम लोग बढ़ाएंगे। तो सारे फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली जब चेंज करते हैं, तब जो आउटपुट में वेरिएशन आता है उसे कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। पूरा स्केल बढ़ाया, एक फैक्टर को नहीं बढ़ाया, पूरा स्केल बढ़ाया। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल, रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर चेंज साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्शन। और अगर मान लीजिए एक मशीन है, एक लेबर है, तो हम देखेंगे कितना आउटपुट है। फिर 2 मशीन्स एंड 2 लेबर, अभी तक हम मशीन को फिक्स रखे थे, लेबर बढ़ा रहे थे। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, मशीन और लेबर बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में। तो अगर 1 मशीन 1 लेबर का देखा था आउटपुट, तो अब 2 मशीन 2 लेबर, 3 मशीन 3 लेबर। तो सेम प्रोपोर्शन में जब हम इनपुट्स बढ़ाते हैं तो आउटपुट कितना बढ़ता है, वो डिस्क्राइब किया है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में। उसमें ये लिखा है कि जब भी ऑल फैक्टर्स आर वेरिएड इन द सेम प्रोपोर्शन, तो आउटपुट कैसे बढ़ता है, 3 तरह से बढ़ सकता है। एक कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जब सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए 1 मशीन प्लस 1 लेबर, ये मिला के 10 पेयर्स ऑफ शूज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमने स्केल बढ़ा दिया, हमने कर दिया 2 मशीन प्लस 2 लेबर। तो अब अगर यहां पे 20 पेयर्स ऑफ शूज आ जाता है, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब जितना आपने प्रोपोर्शन लेबर और मशीन को डबल कर दिया दोनों को, तो आउटपुट भी डबल हो गया। ये हो गया CRS। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसी एग्जांपल में अगर हम ये देखें कि 1 मशीन और 1 लेबर 10 पेयर्स ऑफ शूज देती हैं, इसको हमने 2 मशीन 2 लेबर कर दिया। अब यहां अगर 20 की जगह 30 पेयर्स ऑफ शूज बन जाते हैं, मतलब हमने मशीन और लेबर डबल कर दिया, तो आउटपुट डबल से ज्यादा हो गया। व्हेन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय मोर देन द प्रोपोर्शन। डबल बढ़ाए इनपुट्स, लेकिन आउटपुट हो गया 3 टाइम्स। तो इसको कहते हैं IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। 30 पेयर्स ऑफ शूज अगर बनते हैं तो हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऑब्वियसली जब हमने मशीन और लेबर को डबल किया, और अगर 30 पेयर्स या 20 पेयर्स की जगह ये सिर्फ 15 पेयर्स ही होते हैं, तो ये डबल भी नहीं हुआ। मशीन और लेबर तो डबल कर दिया, लेकिन आउटपुट डबल से कम हुआ। इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। व्हेन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय लेस देन द प्रोपोर्शन, देन इट इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये 3 जो वेरिएशन है रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इन 3 के बारे में बताता है।
और इसके साथ ही इस चैप्टर का डिस्कशन पूरा होता है, जिसमें कि हम लोगों ने पहले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन देखा और फिर ये थोड़ा सा इसको हमने टेस्ट किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आना चाहिए, पता होना चाहिए। पर मेनली हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन देखा जिसमें कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी होता है। हमने न्यूमेरिकल देखे थे, इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक तो प्रोडक्शन फंक्शन पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, और दूसरे एक शेड्यूल दिया होता है जिसमें कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, इन तीनों के अगर आपको फॉर्मूली पता है तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। कभी टोटल प्रोडक्ट दिया होगा आपको, उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकालना होगा, कभी मार्जिनल प्रोडक्ट दिया होगा, बाकी दो चीज़ें निकालनी होंगी। तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। तो ये था चैप्टर ऑन प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।